संस्कृत आए बच्चों। आज हम आप लोगों को पहला पाठ पढ़ाएंगे जो है गद्य का। उसका नाम है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। और गद्य का ये पहला पाठ है बच्चों। इसका नाम आप लोग किताब अपने सामने रखिएगा और देखिए। कल आप लोगों को इसका हम PDF भेजे थे और आज हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। देखिए, हमारे समस्त राष्ट्रों में, सर्वेषु राष्ट्रेषु समस्त सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं वहाँ के लोगों द्वारा वैशिष्ट युक्तानि, राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वहाँ के लोगों द्वारा प्रतीक रूपेण स्वीकृत्यन्ते तत्रत्यैः जनैः, यानी प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। जनैः मतलब लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में, प्रतीक माने चिन्ह होता है, उन चिन्हों के रूप में या उन प्रतीकों के रूप में, उन प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य, तत्राष्ट्रस्य, तत् माने उस राष्ट्रस्य मतलब उस राष्ट्र का गौरवम चारित्र्यम गुणाश्च प्रतिभासन्ते, गौरव, वहाँ का गौरव, चारित्र और गुण दिखाई देता है। प्रतिभासन्ते माने दिखाई देता है। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, उसे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। निगद्यन्ते मतलब कहा जाता है। अस्माकं माने हमारे, अस्माकं राष्ट्रीय भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति, हमारे भारत में भी कतिपय कुछ प्रतीक स्वीकृतानि सन्ति, स्वीकार किए गए हैं। तान अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्याजयन्ति, उनमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है, वे हमारे चरित्र, संस्कृति और महत्व को प्रकट करते हैं। व्याजयन्ति माने व्यंजयन्ति माने प्रकट करती हैं। पक्षीषु कतमः, कौन से पक्षियों में कौन सा पक्षी, और पुष्पेषु कतमं, और पुष्पों में कौन सा पुष्पक, वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रतिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, और पशुओं में कौन सा पशु अथवा फूलों में कौन सा फूल, पुष्पेषु कतमः, वास्म फूलों में कौन सा फूल हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार करता है, यह विचार करके हम प्रतीक निश्चित किए, हमारे द्वारा जो है वह चिन्ह या प्रतीक निश्चित किया गया है। देखिए बच्चों, आगे मयूरः। देखिए प्रतीक कौन से हैं, तो पहला है मयूर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को हम लोग सुने हैं। तो बच्चों देखिए, मयूरः, पक्षीषु मयूरः, पक्षियों में मोर, मयूर माने मोर होता है। पक्षियों में मोर जो है वह राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। और मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते, मोर अत्यधिक मनोहर पक्षी है।
चंद्रवलय संवलितानि विचित्रतानि तस्य पिक्षानि मनांसि हरन्ति। जो मोर है चंद्रमा जैसे आकार के गोलाकार चिन्हों से युक्त है। चंद्रवलय माने गोलाकार होता है। चंद्रमा के आकार जैसे गोलाकार के चिन्हों से युक्त विचित्र तस्य माने उसका, पिछ माने होता है ध्वजा, उसकी ध्वजाएं जो पिछवाड़ा होता है पिछ जो फैला लेता है, मन को मोह लेते हैं। मनांसि हरन्ति मन को मोह लेते हैं। यदा गगनम जब आकाश में श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति काले काले मेघ छा जाते हैं, तदा माने तब मयूरो नृत्यति तब मोर क्या करता है, नाचता है। तस्य तदानीन्तं नर्तनं नयन सुखकरम अपि च चेतस चमत्कारम भवति। उसका उस समय का वह नृत्य आँखों से सुख देने वाला तो होता ही है, लेकिन चित्त को चमत्कृत करने वाला भी होता है। तो देखिए, मधुर मधुर स्वरो अभी मयूरो विषधरान भूंगते। मीठे मीठे स्वर से मीठे मीठे यानी वह जो नाचता है तो वह शहद के समान मधुर स्वर वाला होते हुए भी, यानी वह मधुर स्वरो अपि शहद के समान मीठे स्वर वाला होते हुए भी मयूर मोर विषधरान माने सांप को भूंगते माने खाता है, सांप को खा जाता है। लेकिन आगे दे इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम निवेद्यते, और यही हमारी राष्ट्रीय चरित्र है, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। और सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, और सबके साथ मधुर बोलना चाहिए। और मधुरम व्यवहरितव्यम मधुर चारितव्यम, किंतु ये राष्ट्रीय द्रोहिणो अत्याचार परायणाः राष्ट्रीयाखण्डतायाः राष्ट्रीयैक्यस्य वा विघातकाः विस्मुखाः सर्वतुल्याः मयूरणैव राष्ट्रेण संपादितव्याः। तो देखिए आगे क्या बता रहा है कि यही राष्ट्रीय चरित्र है, सबके साथ मधुर बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए, मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु जो राष्ट्र में द्रोह करने वाले, अत्याचारी राष्ट्र की अखंडता अथवा राष्ट्र की एकता को नष्ट करने वाले हों, उनको विषमुखा मतलब विष के युक्त मुख वाले हों, उन्हें मयूरेणैव सर्पतुल्याः, जो सर्प के समान हों, उन्हें मोर के द्वारा सर्पों की तरह राष्ट्रवासियों के द्वारा मार दिया जाना चाहिए। व्यापादितव्याः राष्ट्रेण राष्ट्र के द्वारा मयूरेणैव मयूर की तरह जो है कि सबको मार देना चाहिए। जैसे मयूर सांप को मार देता है, वैसे सबको उस राष्ट्रीय द्रोह जो करने वाला है उसको मार देना चाहिए। तो बच्चों आगे देखिए, व्याघ्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पशु सुव्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में जो बाघ है वह राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र बहु वैशिष्ट्यम विशिष्टो विद्यते। सिंहों में जो व्याघ्र है, सिंहों के केहरी सिंह बहुत से विशेषताओं से युक्त होता है। बाघों चित्र व्याघ्र, उसका जो चित्र व्याघ्र है, चितकबरा है, वही विशेषताओं से युक्त होता है। और को न जानाति चित्र व्याघ्र स्यौजः पराक्रम स्फूर्तिं च। तो कौन नहीं जानता है शेर के ओज पराक्रम और स्फूर्ति को, कौन नहीं जानता है। वो चित्र व्याघ्र का जो है उसका ओज है, उसका पराक्रम और उसकी फूर्ति को
कौन नहीं जानता है। एतत् जातीयाः, इस जाति के व्याघ्राः सिंह अस्मद्देशस्य, हमारे देश के वनेषु उपलवेभ्यः, वनों में पाए जाते, उपलवेभ्यन्ते, वनेषु उपलभ्यन्ते, वनों में पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्तु, इस जाति के सिंह जो वनों में पाए जाते हैं, इनके शरीर पर मोटी काले रंग की रेखाएं होती हैं। और देखिए बच्चों आगे, व्याघ्रो आशावतीव तीव्रधातवः सतत वाहितः संकटं विदुरादेव जिघ्रन् तदनुपेतुं तदपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यम् आवाप्तुः कृतिरतिः रतः स्वसीम्ना एव पर्यटन वन्यो जंतु विश्रितो जगति। तो देखिए व्याघ्र जो होता है यह संकट को दूर से ही देखकर दूर से ही अनुमान लगाकर उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसलिए और स्वसिम्नः एवं और सफल हो जाता है। पर्यटन वन्यो जंतु विश्रुतो जगति, यानी घूमने वाले, इसलिए यह अपनी सीमा से घूमने वाला संसार में प्रसिद्ध जंगली जंतु है। अपनी सीमा में ही, वह जंगल में ही घूमता है। व्याघ्र कभी जो है कि गांव में नहीं आता है, बहुत विषम परिस्थिति में ही वह जो है कि जंगल को छोड़ता है। तो देखिए आगे कमल के बारे में, कमल के बारे में आप लोग देखिए। तो देखिए कमलम सरसिजम पदम पंकजम शतदल इत्यादि नामभिः प्रथितं पुष्पम अस्माकं राष्ट्रप्रतीकत्वेन स्वीकृतं। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल आदि नामों से प्रसिद्ध फूल हमारे देश के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प से यशो विद्यते, राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है, यही जो है वही स्वीकार किया गया है और राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण किया है। और तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं चाभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। उसकी कोमलता का, जो राष्ट्रीय पुष्प है, इसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को लक्ष्य करके ही कवियों ने इसका बहुत अधिक वर्णन किया है। वर्णन किया है। तो देखिए, न कस्मिन् महाकवि संस्कृत भाषाया हिंदी भाषाया वा विद्यते एतेन तस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम्। तो देखिए बच्चों, कवियों ने इसका अधिक वर्णन तो किया है। संस्कृत अथवा हिंदी भाषा में ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने इस फूल की महत्ता का गान न किया हो, यानी सब लोग इस फूल के महत्व को जरूर गाए हैं। और देखिए, देवताओं की स्तुति के प्रसंग में, वंदना के प्रसंग में दिव्य कर चरण आदि नाम अंगानां मानव हृदयं च उपमानी कृतं सांस्कृतिकं महत्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। तो देखिए, देवताओं की स्तुति के प्रसंग में देवताओं के हाथ पैरों आदि अंगों तथा मानव हृदय का उपमान बताया गया है। यह फूल हमारे सांस्कृतिक महत्व को धारण करता है। लब्धा वर्धयितुं क्षमता एतत् पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। तो बच्चों देखिए, यह हमारे राष्ट्रीय पुष्प के रूप में धारण किया गया है। और राष्ट्रगानम, नहीं
संस्कृत महत्वं बिभर्ति पुष्पमिदं। तो देखिए आगे, शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदं यत्र तत्र जल संकुलेषु तडाकेषु सरस्सु चानयासे न उपद्यते वर्धते रवि कर निकर संसर्गात प्रस्फुटित। तो देखिए शरद काल में यानी शरद ऋतु में यह फूल पानी के छोटे छोटे गड्ढों में, तालाबों में और सरोवरों में अपने आप पैदा हो जाता है। अपने आप रवि कर निकर संसर्गात प्रस्फुटम, यानी कि अपने आप जो है कि वह पैदा हो जाता है, बढ़ता है और रवि कर माने सूर्य की किरण के संपर्क में खिल जाता है। संसर्गात प्रस्फुटति, सूर्य की, रवि माने होता है सूर्य, सूर्य की किरण, कर माने किरण होता है, निकर माने निकट, सूर्य की किरण के निकट वह अपने आप खिल जाता है। पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरत कालांचाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः संवैद्य उपवक्तावसरञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमता इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। तो देखिए जल का संयोग कर शरद ऋतु को प्राप्त पाकर बढ़ता है और शोभित होता है। इस प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अवसर पाकर ही बढ़ सकता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। तत्पुष्प से उस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है, राष्ट्र के लिए संदेश है। तो देखिए बच्चों आगे देखते हैं राष्ट्रगानों। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदैव राष्ट्रगानं संज्ञया अवबुध्यते। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक अपना गान होता है, वही वहाँ का राष्ट्रगान जाना जाता है। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है और महत् अवसरेषु तद्गानं गीयते। महत्वपूर्ण यानी कि जो राष्ट्रगान होता है वह महान अवसरों पर गाया जाता है। जब महत्वपूर्ण अवसर आता है तो तब वह गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्र यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय राष्ट्रगान अस्माकं राष्ट्रगानं च वादकैः वेद्यते। यदि किसी राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है तो उसके सम्मान के लिए बाजा यानी बैंड बजाने वाले के द्वारा उस देश का राष्ट्रगान तथा हमारा राष्ट्रगान बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। बड़ी बड़ी सभाओं के समाप्ति पर राष्ट्रगान गाया जाना आवश्यक है। और विद्यालयेषु प्रार्थना अंतरम प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविनां कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवीन्द्रम रविन्द्रम, तो हमारा राष्ट्रगान है विश्व कवि रविंद्र द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। और तत्र विश्व में प्रसिद्ध है। तो आगे अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानाम् एक प्रान्तानां विंध्य हिमालय पर्यंत योः गंगा यमुना प्रभृति नाम उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्याखण्डत्वं संस्कृतेः गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्।
और हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों, विंध्याचल और हिमालय पर्वतों और गंगा यमुना इत्यादि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता और संस्कृति के गौरव का विश्व कवि द्वारा वर्णन किया गया है। विश्व कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रगानम अवसरे राष्ट्रगानम इदम द्वापञ्चाशत् पलात्मकं भवति। यह राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्षिते। उस गाने में 52 सेकंड के समय की अपेक्षा होती है और न तो अधिको न वा न्यूनो, न ततो न्यूनो, न ही अधिक और न ही कम। टोटल 52 सेकंड में ही इसको गाया जाता है। हाँ, तो देखिए बच्चों, आगे देखिए आप लोग। तस्य आरोहवपि निश्चितौ, यानी उसके जो न अधिक है न न्यून, उसके उतार आरोह वाहवपि निश्चितौ, यानी उसका जो उतार है, उतार चढ़ाव भी निश्चित है। आरोहवावपि मतलब तस्य आरोहावपि, उसका आरोह अवरोह जो है वह निश्चित है, उसका उतार चढ़ाव निश्चित होता है। और आगे देखिए बच्चों आप लोग, तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते, और उसका वहाँ विपरीतता नहीं की जा सकती है। और राष्ट्रगानम सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम्। राष्ट्रगान सदैव लोग खड़े होकर के सावधान मुद्रा में गाते हैं। सावधान मुद्रया तेना चीव। हाँ देखिए, राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम। राष्ट्रगान के अवसर में अपने अंग का संचालन निषेध है, यानी हाथ पैर को नहीं हिलाना चाहिए, एकदम सावधान मुद्रा में सीधे खड़ा होना चाहिए। चलतो अपि कस्यचित् चित्कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिं दूरादप्यापतति चेतदाह तत्रैव सावधान मुद्रयाः तेना विचलं स्थापतव्यम्। यानी राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का हिलाना डुलाना नहीं है। यदि चलते हुए भी किसी के कान में गाए जाने पर राष्ट्रगान की आवाज़ आ जाए तो उसे उसी स्थान पर सावधान स्थिति में हिले डुले खड़े हो जाना चाहिए, बिना हिले डुले खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगान श्रद्धा का विषय होता है और उसे श्रद्धा से ही गाना चाहिए। तो आइए बच्चों, लास्ट पैरा है, देख लेते हैं। राष्ट्रेषु प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। राष्ट्रीय प्रतीकों में, राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों में अपना जो है कि राष्ट्रीय ध्वज होता है। तद् देशवासिनः जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। सभी देशवासी लोग, नर और नारी, अपने राष्ट्र के सम्मान को, अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसकी रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्य शोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। और देखिए बच्चों, यह 3 रंगों का जो राष्ट्रीय ध्वज है, लेखक कहता है कि 3 रंगों के रूप वाला, जिसके बीच में अशोक चक्र का चिन्ह बना है, ऐसा राष्ट्रध्वज तिरंगा नाम से संसार में प्रसिद्ध है।
और देखिए, ध्वजो अस्य भागः हरित वर्णात्मकम सुखम समृद्धि विकासानाम सूचकः। जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का जो हरे रंग का झंडे का जो निचला भाग है, अधोभाग है, ध्वज का अधोभाग मतलब निचला भाग, हरित वर्णात्मकम हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। सुख समृद्धि विकासा नाम सूचकम, सुख समृद्धि और विकास का सूचक कौन है? हरा रंग। और ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये व्यवस्थित अशोक चक्रस्य धर्मस्य सत्य हिंसायाश्च प्रत्यात्मकम। इसके जो है ध्वज के मध्य भाग में सफ़ेद रंग है, जो ज्ञान, मित्रता और उच्च विचार आदि उत्तम गुणों को प्रकट करता है। झंडे का नीचा, हाँ ये तो बच्चों मध्य भाग की बात। मध्य भाग में सफ़ेद रंग है, जो ज्ञान, मित्रता और उच्च विचार आदि उत्तम गुणों को प्रकट करता है। और ऊर्ध्व भागे च, ऊर्ध्व माने ऊपर वाले भाग में स्थित गौरिक वर्णः गेरुआ रंग त्यागस्य शौर्यस्य च बोधक, त्याग और शौर्य शूरता का बोध कराने वाला है। ध्वजा से मध्य भाग स्थित श्वेत वर्णस्य, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, पहले नीचे का ऊपर का है फिर मध्य भाग। देखिए, ध्वजा से मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थित अशोक चक्र से धर्मस्य सत्यस्या हिंसयाश्च प्रत्यात्मकम। और ध्वज के मध्य भाग में सफ़ेद रंग जो है वह अशोक चक्र बना है, सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र बना है। और अशोक चक्र जो है वह क्या है? अशोक चक्र बना है। अशोक चक्र में जो है अशोक चक्र धर्म से सत्य हिंसा, धर्म सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। और चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः, चक्र में 24 मतलब 24 शलाकाएँ हैं, तीलियाँ हैं। पृथक चक्रमूले एकत्र समृद्धा भारते भाषा धर्म जाति वर्ग वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ, ये तीलियाँ अलग अलग होते हुए भी एक जगह जुड़ी हुई हैं। ये प्रकट करती हैं कि भारत में भाषा धर्म जाति रंग लिंग के भेद होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। तो बच्चों, आप लोगों का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।